हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है बिजनेस फोरकास्टिंग। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब फोरकास्टिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्शंस करना। और बिजनेस फोरकास्टिंग मतलब बिजनेस में क्या चेंजेस आएंगे वो सब प्रेडिक्ट करना। ठीक है, अब प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, हमें उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पास्ट की और प्रेजेंट की, कि पहले मेरे बिजनेस की क्या ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, कैसी साइकिल रही है, कैसी सेल्स रही हैं, बाकी सारी चीज़ें मेरे बिजनेस की कैसी रही हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मैंने पास्ट से सीख के अभी क्या चेंजेस किए हैं। और पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशंस देख के मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगी कि अब आगे मेरी बिज़नेस में सेल्स कितनी होंगी, प्रॉफिट कितने होंगे, या बाकी कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बिज़नेस की। उसको क्या बोलते हैं, बिज़नेस फोरकास्टिंग। बिज़नेस को फोरकास्ट करना, बिज़नेस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, इट refers to the analysis of the past and present economic conditions with the object of drawing inferences about the future business condition. In the same way, जैसे कि आपने अपने लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स देखे कितने आए हैं, फिर आपने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जहाँ जहाँ आपको लगा कम मार्क्स हैं, फिर प्रेजेंट सेमेस्टर का आपने देखा कि इम्प्रूवमेंट के बाद कितने मार्क्स हैं, और फिर आपने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी चेंज की पढ़ाई की। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आएंगे। बात समझ में आई? बिजनेस फोरकास्टिंग का क्या मतलब, बिजनेस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सोर्सेज ऑफ डेटा यूज इन बिजनेस फोरकास्टिंग। लाइक अभी हमने पढ़ा कि हवा में तो बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं कर सकते ना, ऐसे खाली बैठे नहीं प्रेडिक्ट कर देंगे कि अगले साल तो सेल्स 1 लाख बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें कोई सोर्स ऑफ डेटा चाहिए, कहाँ से मैंने क्या एनालिसिस देखी, कहाँ से एनालाइज किया है मैंने कि मेरा फ्यूचर में सेल्स बढ़ जाएगी। तो उसके लिए दो सोर्सेज होते हैं मेरे पास, एक होते हैं प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का डेटा होता है जिसका मतलब होता है कि जो इन्विजिलेटर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करता है। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो आप पर्सन टू पर्सन जाके या तो डायरेक्टली इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हें पूछ रहे हैं कि आप क्या इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, या आपने कोई क्वेश्चनर सेंड कर दिया, या आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी भी तरह से आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं, डायरेक्टली डेटा आपने कलेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सोर्स। जब आप डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हो फर्स्ट हैंड, वो फर्स्ट हैंड डेटा कहलाता है। और सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर लिया होगा और आप उसे यूज़ कर ले रहे हो। ठीक है, कहीं किसी ने डेटा कलेक्ट किया होगा, किसी ने रिसर्च की होगी, उसके बाद उसको पब्लिश किया होगा किसी न्यूज़पेपर में, जर्नल में, मैगज़ीन में, या ये गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उन सब में आया होगा, और आपके अपने काम का डेटा वहाँ से उठा के यूज़ कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। ये आपने खुद नहीं कलेक्ट किया है। तो दो सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो सकते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग में। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, फोरकास्ट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉलर पीरियड। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपने अपने प्रीवियस स्टडीज़ देखी कि आपने कितनी पढ़ाई की थी और उसके बेसिस पे आपके कितने परसेंटेज आए थे लास्ट सेमेस्टर में, फिर आपने थोड़े बहुत चेंजेस किए और फिर आपने अपने प्रेजेंट सेमेस्टर के मार्क्स देखे। अब आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स अपनी करंट स्टडीज़ के बेसिस पे फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेंटेटिव बेसिस पे कि चलो 60 to 65% के बीच में आ जाएगा। बट आप अभी की स्टडीज़ पे और प्रीवियस की स्टडीज़ के बेसिस पे अगले 2 साल के बाद के मार्क्स नहीं बता पाओगे कि अच्छा अभी इस सेमेस्टर में तो इतने आएंगे और 2 साल के बाद जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो मेरे 70% आ जाएंगे। नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे और चीज़ें चेंज होंगी, शायद सिलेबस चेंज हो जाए, आपके पढ़ने का पैटर्न चेंज हो जाए। सेम केस बिज़नेस में भी होगा, क्योंकि बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है। हमने पढ़ा है बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी अनसर्टेन। तो कुछ भी चेंज हो सकता है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो हम जो भी फोरकास्ट करते हैं वो हमेशा स्मॉलर पीरियड के लिए ही थोड़ी कंपैरेटिवली सही बैठती है, और फोरकास्ट मोस्टली स्मॉलर पीरियड के लिए ही की भी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोरकास्ट मस्ट इंक्लूड एन एस्टिमेट ऑफ एरर। लाइक आई जस्ट सेड कि क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, तो हम एकदम एक्यूरेट फोरकास्ट का मतलब ही है प्रेडिक्शन। तो हम एक्यूरेसी एकदम एकदम एक्यूरेट तो कर नहीं सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरी सेल्स, मैंने फोरकास्ट किया कि मेरी सेल्स नेक्स्ट मंथ की 1 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मुझे एक विंडो बना लेनी चाहिए एस्टिमेट ऑफ एरर के नाम से, कि अच्छा 1 लाख बोला है तो 20,000 कम या 20,000 ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो आपका सही नहीं बैठेगा, आप फोरकास्ट कर रहे हो। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फोरकास्ट मस्ट रिलाई ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि फोरकास्ट पीछे के डेटा से लेके पास्ट के रिकॉर्ड्स देख के ही आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप रैंडम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते विदाउट कंसीडरिंग कि आपकी प्रीवियस बिजनेस कंडीशंस कैसी रही हैं। लास्ट पॉइंट है, फोरकास्ट्स आर मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स रादर देन फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। मतलब कि जब हम एग्रीगेट में कोई चीज़ देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा करेक्ट बैठती है। अगर आपने मान लो सैम्पल साइज़, इसलिए इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स में लॉ भी पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने आपकी पूरी पॉपुलेशन 1000 की थी, आपको 1000 लोगों को टेस्ट करना था। अब आपने सिर्फ 5 लोगों को टेस्ट किया, ठीक है, सिर्फ 5 लोगों को टेस्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका डेटा बहुत रिलायबल नहीं बैठेगा। 1000 में से 500 लोगों को अगर सैम्पल साइज़ रखोगे तो आपका डेटा ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इसीलिए फोरकास्ट भी क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है अगर आप एग्रीगेट आइटम्स के लिए करते हो रादर देन इंडिविजुअल आइटम्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टूल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, कि एक्चुअली बिजनेस फोरकास्टिंग करते कैसे हैं। तो इसके लिए 2 टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में एक्चुअली हम एग्जैक्ट नंबर्स यूज़ करते हैं, एक्ट ऑफ मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शंस यूजिंग एग्जैक्ट नंबर्स, जिसको हम क्वान्टिफाई कर सकें, मेजर कर सकें। इसमें हमारा आता है टाइम सीरीज, रिग्रेशन, एक्सट्रापोलेशन, इकोनॉमिक मॉडल एक्सेट्रा। और क्वालिटेटिव, जिसको हम प्रिसाइज नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इट इज़ बेस्ड मोस्टली ऑन आइडियाज़ एंड जजमेंट्स, जिसमें कि हमारा आता है डेल्फी टेक्निक, हिस्टोरिकल एनालॉग, बिजनेस बैरोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, यूपीपीजीटी के कॉन्टेक्स्ट से ना आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है कि एक एक मेथड क्या होता है, कि आप पूरी टाइम सीरीज़ बैठ के पढ़ रहे हैं, उतने क्वेश्चंस नहीं आते यूपीपीजीटी में, इसके अंदर के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। बस बिजनेस फोरकास्टिंग होती क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल हम एक एक पॉइंट हल्का हल्का देख लेते हैं कि क्या मतलब निकलता है। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं हम, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस किसके लिए होती है, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, कि कैसे साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अंडर दिस मेथड हिस्टोरिकल सीरीज ऑफ डेटा डिवाइडेड इनटू वेरियस सीजनल वेरिएशंस, रैंडम वेरिएशंस, साइक्लिक वेरिएशंस, ट्रेंड एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, इससे आप डिमांड फैक्टर वगैरह जज कर सकते हो। बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस वगैरह देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ बिजनेस फोरकास्टिंग में रिग्रेशन का एक मेन पर्पस होता है कि हम इससे क्या जज करते हैं, कि जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएबल है मेरे रिजल्ट में वो क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। अब आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए थे, आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी बेटर कर दी, आपने प्रोडक्ट में कुछ वो क्या कहते हैं, डायमेंशंस वगैरह भी चेंज किए अपने प्रोडक्ट के, या प्रोडक्ट क्वालिटी कुछ चेंज की, आपने प्राइस भी थोड़ी सी कम कर दी। तो आपने ये 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस किए, थोड़ी सी प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर की, आपने प्राइस अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी कम कर दी, और आपने उसकी पैकेजिंग बेटर कर दी। और अब आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई है। तो किस पर्टिकुलर फैक्टर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आपकी सेल्स इंक्रीज़ होने में, ये आप रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, ये भी टाइम सीरीज़ की तरह होता है, ऑलमोस्ट ट्रेंड एनालिसिस का ही भाई है, मान लो। इसको इनफैक्ट बेस्ड टाइम सीरीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करता है कि जो हमारी सीरीज़ का बिहेवियर पास्ट में था वही फ्यूचर में भी होगा, और उसी के बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिकल मॉडल। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स आते हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पता करते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इन सारे के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये इन मॉडल्स से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब एग्रीगेट में इफेक्ट देखती है कि पूरी इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बैरोमीटर। बैरोमेट्रिक फोरकास्टिंग में क्या होता है, नॉर्मली इट यूजेस द पास्ट डिमांड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डिमांड, जैसा कि सब में करते हैं। ये भी ट्रेंड एनालिसिस की तरह होता है, थोड़ा सा डिफर करता है इसमें, क्योंकि इसमें 3 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, तो बस ऑलमोस्ट मान के चलिए कि ये
ट्रेंड एनालिसिस की तरह होता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, डिमांड की फोरकास्ट करना कि ये कितनी डिमांड पहले थी, कितनी डिमांड आगे होगी। नेक्स्ट वी हैव इज़ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस होती किस लिए है, टू कम अप विथ और टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं उसको एक्सप्लोर करने का काम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस से करते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल एनालिसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देख के कि पास्ट में, हिस्ट्री में क्या पैटर्न्स रहे हैं बिजनेस में, उसको स्टडी करना और उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग करना। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इज डेल्फी टेक्निक। अंडर दिस मेथड माइंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स आर जज सिस्टमैटिकली। इसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को लेते हैं, सपोज 5 एक्सपर्ट्स को लिया किसी बिजनेस प्रॉब्लम के डिस्कशन के लिए, बट उनको फेस टू फेस नहीं रखते और ना उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट रखते हैं। तो उन लोगों को एक दूसरे की ओपिनियंस नहीं पता चलती और एट द एंड एक एक पर्सन की ओपिनियन को एनालाइज करते हैं एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो फिर एक डिस्कशन होता है। ठीक है, लास्ट है हम लोगों का इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का क्या काम है, बेसिकली टू इवैल्यूएट द वेरिएंसेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में क्या वेरिएंसेस या क्या चेंजेस हुए हैं, कि पहले क्या था बाद में क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, थियोरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। 4 छोटी छोटी सी थियोरीज हैं, वो भी देख लेते हैं। पहली थियोरी है इकोनॉमिक रिदम थ्योरी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए, जैसे हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं ना, कि पहले प्रॉस्पेरिटी है, फिर एकदम बूम कर गया बिजनेस, देन देयर इज़ अ रिसेशन एंड फाइनल डिप्रेशन। तो ये क्या कहता है कि एक रेगुलर इंटरवल बना रहता है। अगर अभी डिप्रेशन है तो उसके बाद रिसेशन, अभी डिप्रेशन है तो उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आनी ही है, प्रॉस्पेरिटी आनी है तो उसके बाद फाइनली बूम आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही टाइम चलता रहेगा। इकोनॉमिक रिदम में क्या है, इट सेज दैट साइकिल्स आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स विद सेम वेलोसिटी। ये थ्योरी क्या मानती है कि सेम वेलोसिटी से, कि अगर 6 महीने डिप्रेशन है उसके बाद 3 महीने लगते हैं रिकवर करने में, तो 3 महीने का रिकवरी पीरियड होगा, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, फिर बूम होगा, फिर रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा एंड द साइकिल विल गो ऑन। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालॉजी विच सेज कि पास्ट के रिकॉर्ड्स अगर हम बहुत ही केयरफुली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि कुछ एक जैसे पैटर्न्स दिखेंगे हमें। जो लिखा है ना, दैट देयर आर सर्टेन यूनिफॉर्मिटीज़, कुछ एक जैसे पैटर्न्स दिखेंगे जिसके बेसिस पे स्टडी करके हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, क्रॉस कट एनालिसिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि हम एक एक फैक्टर को इंडिविजुअली सेपरेटली स्टडी करेंगे, ना कि इन द एग्रीगेट फॉर्म। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, कि अगर मेरी सेल्स इंक्रीज़ हुई है और मैंने 3 चीज़ें चेंज की थी, अपने पैकेजिंग चेंज की थी, प्राइस कम कर दी थी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी थी, तो मैं एग्रीगेट में ना स्टडी करके एक एक फैक्टर को स्टडी करूँगी कि पैकेजिंग को चेंज करने से कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस को कम करने से कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है, the last we have is the action reaction theory. This is based on the Newton's third law of motion. हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना, every action has an equal and opposite reaction. यहाँ पे बिजनेस में इसका क्या मतलब है कि अभी जो सेम हमने अभी ऊपर वाली थ्योरी पढ़ी थी ना, इकोनॉमिक रिदम थ्योरी, ऑलमोस्ट वैसी ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इम्प्लाइज दैट इफ देयर इज अ डिप्रेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ बिजनेस, देयर इज बाउंड टू बी अ बूम इन इट सूनर और लेटर। अगर अभी डिप्रेशन है, दैट डजेंट मीन कि डिप्रेशन ही चलता रहेगा। सूनर और लेटर प्रॉस्पेरिटी हो, पहले रिकवर करेगा, फिर प्रॉस्पर करेगा एंड फाइनली देयर विल बी अ बूम। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट बिजनेस फोरकास्टिंग। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।